हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कलर के बारे में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ कलर। कलर है क्या, किन बालों में कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए। ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, तो मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बताऊंगी। कलर लगाने से बालों का पीएच लेवल क्या आता है, उसके बाद पीएच लेवल के बाद आप कौन से पीएच के शैम्पूस आप कलर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेटेलिक कलर और सिंथेटिक कलर्स क्या हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ड ऑन फैशन डाइज, ग्लॉसिंग टोन और एंटी कलर्स ये क्या होते हैं। इसके बाद एक सेक्शन आएगा जो अमोनिया का होगा, यानी वॉल्यूम्स, जिसको आप वॉल्यूम डेवलपर्स बोलते हैं, उनका इस कलर्स की एडिशनल्स में क्या काम होता है, क्या रोल होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये मेरी वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो 1 2 3 करके सेक्शंस डालूंगी। तो आज मेरा पहला सेक्शन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो कलर्स यूज़ करते हैं, क्या आपको पता है कि वो कलर मेटेलिक है या सिंथेटिक है। आप लोगों को ये पता है कि मेटेलिक कलर्स क्या होते हैं। मेटेलिक कलर्स वो होते हैं जो धातों से बनते हैं, ठीक है ना, जो गैस आयरन की जो धात होती है ना, उनसे बनते हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट्स में जो आयरन फैक्ट्री है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल, जो धातों को बनाते वक्त जो अलग अलग सा मटेरियल्स पानी की तरह से जो होता है, वो इन कलर्स में यूज़ होता है। वो एज ए जिंक प्रोड्यूस करता है, जो जिंक रेड फॉर्म में आ जाता है। कि आप ये सोचें कि वो मेटल होता है उन धातों के, और वो बहुत चीपर प्राइस पर बनता है। वो मेटल्स जब हम अपने मेटेलिक डाइज जब हम अपने बालों में डालते हैं, तब उस वक्त तो रिज़ल्ट 100% आता है और वो बालों को पकड़ भी लेता है, ग्रे कवरेज के पिगमेंट को। लेकिन 2 या 3 दिन बाद वो पिगमेंट में से हटने की बजाय आपके बालों के क्यूटिकल्स को डैमेज करता है, प्लस कॉटेज को अंदर से काट देता है। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि यार मैंने डाई किया है ना, मैंने आगे आगे ही किया था, 2-3 दफ़ा ही लगाया है, लेकिन है ना मेरे यहाँ से बाल है ना वो टूट रहे हैं, छोटे छोटे से हो रहे हैं, ब्रेकेज आ रहे हैं बालों में। तो वो जो ब्रेकेज है, वो जो चीज़ें हैं, वो मेटेलिक डाई से आती हैं। और जब भी आप मेटेलिक डाइज यूज़ करेंगे ना, तो इसका फॉर्म जो होगा ना वो रेड और ब्लू पे जाएगा। यानी कलर का जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में आप देखेंगे ना, तो डार्क कलर्स होते हैं वो ब्लैक पे चढ़ते हैं, और वो रेड और इसकी कॉपर की टोन्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल से बनते हैं। आपको पता है आयरन क्या होता है? आयरन जो है वो मेटल है ना, जंग खाता है ना। अगर हम उसको ज़मीन पे रख दें, या उसको धूप में डाल दें, या उसको पानी में डाल दें, या उसको हाइड्रोजन डाल दें आप लोहे के ऊपर, तो लोहा जल जाता है। एक किस्म का जंग लग जाता है उस पर। वो जंग का कलर कैसा होता है? रेडिश येलो कॉपर जैसा, सेम वही शेड्स, क्योंकि ये इसमें पेनिट्रेट होके बनता है ना डाइस, तो वो यही चीज़ पकड़ता है। ये मेटेलिक कलर्स होते हैं। तो मेटेलिक कलर्स जब आपके बालों में जाते हैं, तब 100% रिजल्ट्स तो मिलता है और वो बहुत चीप होता है, लेकिन बालों को क्या नुकसान पहुंचाता है? इनके पीएच लेवल को बहुत हाई कर देता है। कोई फैशन डाई, ग्लॉसिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन इन पर ज़्यादा नहीं आती है। बहुत 100 में से कोई 1% पे रिज़ल्ट आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ नहीं आती है। सेकेंड चीज़, इन कलर के नुकसान क्या हैं? इन कलर के बहुत नुकसान होते हैं। ये आपकी स्किन को भी डार्क कर देता है, ख़ास करके फॉरहेड और आईब्रोज़ वाले एरिया को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है। इन कलर्स को यूज़ करते हुए हमारे आईब्रोज़ के कलर्स लाइट हो जाते हैं, आईब्रो में वाइट आना शुरू हो जाते हैं। और इन कलर का जो रिफ्लेक्शन स्कल्प पे पहुंचता है, वो ये होता है कि स्कल्प ड्राई होना शुरू हो जाता है और उनमें इचिंग हो जाती है। इचिंग की वजह से ड्राई डैंड्रफ होती है जो आँखों पे और नोज़ पे गिरती है। तो ये है मेटालिक कलर्स। अब हम आते हैं कि सिंथेटिक कलर्स क्या हैं। सिंथेटिक कलर्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। प्लांट्स और एनिमल से कैसे बनते हैं? जो एनिमल की वर्टिब्रा से बनते हैं, या फिर प्लांट्स, ओरिजिनल प्लांट्स में से क्लोरोफिल निकाल के और उनमें से बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी फेस की जो वैक्स आती है वो ज़्यादातर मोस्टली ग्रीन होती है। क्यों? इसलिए कि वो क्लोरोफिल्स के साथ बनी हुई होती है। वो हमारी स्किन को एक मिलाज़्मा के अंदर जाकर
जब हम लोग बाल इसका रिमूव करते हैं वैक्स के थ्रू, तो वो मुलाजमा में जाके अट्रैक्ट करती है और वहाँ से इजी वे में उसको बाहर निकालती है और हमारे मुलाजमा को डैमेज होने से बचाती है। तो ये होती है क्लोरोफिल। तो इसी तरह से क्लोरोफिल्स जो है वो ना सिर्फ स्किन बल्कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि सर की जो स्कैल्प की जो ये स्किन है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये एक कवर है जो एक हड्डी के ऊपर एक छोटी सी लेयर के तौर पर, छोटे से टिश्यूज़ के तौर पर बन के ये स्कल्प हमारे पास मिलता है हमें। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। इस स्कल्प के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं। उस लेयर्स के बाद ऊपर फॉलिकल्स आता है। इसके अंदर भी एपिडर्मिस, डर्मिस और फिर एंडोडर्मिस होती है। उसके बाद ये स्कल्प आता है जो एक ढांचे की तरह से होता है जिसको हम हड्डी बोलते हैं। ये जो हमारी हड्डी है, तो ये जो लेयर्स होती हैं 3, ये बहुत फाइन सी होती है, बहुत फाइन टिश्यूज़ से बनी हुई होती हैं। अगर आप इसका सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो ये डैमेजेस पड़ जाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एलोपेशिया हो जाता है। इसमें एनाजेनिक, कैटाजेनिक कंडीशंस भी होती हैं कि वंस कम वंस आउट बाल गिरता है, बाल आता है, लेकिन फिर एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है जहाँ बाल आना बंद हो जाता है, उसको हम टेलोजन कहते हैं। उसकी वजह से जो है टेलोजन की जो आप ये कह सकते हैं कि टेलोजन में जब बाल नहीं आता तब हम डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हेयर एक्सटेंशंस वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये प्रोसेस जो है वो मंथ्स में होता है। तो इसीलिए जब आपका बाल गिरना शुरू करे, आप कॉन्शियसली देखें कि मेरा बाल क्यों गिर रहा है, मैं कौन से डाई यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सी सिरम्स यूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सी डाइट ले रही हूँ। और ख़ास करके थायराइड, पीसीओएस में जो है वो हमारे अनवांटेड हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारे अपना जो बालों का पिगमेंट है वो लाइट होता जाता है। थायराइड भी हेयर लॉस का बहुत बड़ा कॉज है। अगर आप लोग थायरोक्सिन या थायराइड की कोई मेडिसिन या पीसीओएस की मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ आप लोग मल्टीविटामिन ज़रूर लें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके हिसाब से आपको ये चीज़ लिख के देंगे। सेकंड चीज़ ये कि आप जो है, अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, हमारा पीएच लेवल इन कलर्स को लगाते हुए कैसे ऊपर आ रहा है। हमारे शैम्पूज़ में भी पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल यानी कुदरत की तरफ से, जब हम 9th और मैट्रिक में भी पढ़ के आए थे कि हमारे अंदर कुछ एसिड और बेस होते हैं, यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो जब हम पैदा होता है बच्चा तो वो पॉजिटिविटी पे होता है, पूरा बेस होता है। उसके बाद हम उसको केमिकल्स तौर पर नेगेटिविटीज़ पे आते जाते हैं। 0 से लेके 13 की एज में जो बच्चों का पीएच बैलेंस होता है वो नॉर्मली 4 to 5 लेवल पे होता है। जब हम अडल्ट होते हैं तब भी हमारा ये 5 लेवल पर ही रहता है, लेकिन हम उस 5 लेवल्स को अडल्ट होने से पहले किस तरह से मिसयूज़ करते हैं। हम लोग बच्चों की स्किन पे बेबी जॉनसन्स मदर केयर की बजाय हर्बल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उन पे केराटिन शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब केराटिन शैम्पू, हर्बल शैम्पू उनके लिए उनके पीएच के हिसाब से बहुत हार्मफुल होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो पीएच लेवल है बालों का वो 4 to 5 से हट के 7 to 8 पे आ जाता है, 6 to 7 तो आ ही जाता है, क्योंकि ये 1-2 लेवल ऊपर चढ़ता है। और शैम्पूज़ और ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते ही रहते हैं, तो इसीलिए इनका लेवल अपग्रेड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लेवल को बढ़ाने की बजाय हम एक नॉर्मल एवरेज लेवल पे चलें। जितना लेवल ऊपर जाएगा उतना वो नेगेटिविटी पे जाएगा, आपका बाल फटेगा, ड्राइनेस आएगी, क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे, कॉर्टेक्स अपना काम करना छोड़ देगी, पिगमेंट ख़त्म हो जाएंगे। तो काइंडली आप लोग ये याद रखिएगा कि हमें अपने एज, अपने स्कल की उसके हिसाब से, स्किन के हिसाब से बालों को देखते हुए हमें शैम्पू देखने चाहिए। जब भी आप शैम्पू लें आप देखिए कि शैम्पू के पीछे इसका पीएच बैलेंस कितना है। नॉर्मली शैम्पूज़ में 4 to 5 पीएच होना चाहिए। मोस्ट हायर है जैसे केराटिन प्रूव्ड वगैरह है, उसमें पीएच आपका 6 to 7 लेवल तक जा सकता है।
तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 7 लेवल पे केराटिन शैम्पूज़ होते हैं। अगर आपने ब्लीच किया है बालों में तो आपका लेवल 8 to 9 जाता है, लेकिन अगर आप उस ब्लीच को बार बार हर साल करते जाएंगे तो आपका लेवल 12 तक जाता है। और 12 लेवल पे आने के बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्यूटिकल्स को क्लोज़ करें, कॉर्टेक्स की प्रोटेक्शन करें। अगर आपने ये ना की तो आपका बाल फट सकता है, आपका बाल गिरता है तो दोबारा आने का नहीं होता, फिर आप लोग टेलाजेनिक सूरत में जा सकते हैं। अगर आपने बार बार रिबॉन्डिंग करवाई या बार बार केराटिन और प्रोटीन्स करवाएं और उसके बाद आपने पोस्ट केयर नहीं की तो भी आपका लेवल 14 लेवल तक जा सकता है और उसके बाद आपका बाल एक टाइम पे आना बंद हो जाता है। इसका एक और भी चीज़ है कि आजकल हमारे पास स्ट्रेटनिंग बहुत चल रही है। हर कोई जा रहा है, जिस पार्टी में जा रहे हैं स्ट्रेटनर घुमा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, और स्ट्रेटनर रूट से ठप ठप एक दफ़ा भी नहीं, 10 12 दफ़ा एक ही स्ट्रेंथ पे घुमाया जा रहा है। जब वो स्ट्रेटनर घूमता है ना तब वो बालों को प्रेस करता है तो हमारा बाल जल जाता है। जो कुछ भी बालों के अंदर, ब्लड के अंदर जो वेसल्स आ रही होती हैं, जो फ्लो आ रहा होता है, वो उसको वहाँ बंद कर देता है। और हमारे पास ये होता है कि एवरी वॉश के बाद हमें स्ट्रेटनर लगाना नेसेसरी है, अदरवाइज़ अगर हम नहीं लगाते तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो। तो प्लीज़ काइंडली आप लोग ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली करें, सिरम्स यूज़ करें। ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़रूरी है सिरम्स को यूज़ करना। इनको अगर आपने नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो हीट क्या करेगी, हीट जब आपके सेल्स को डेड करती जाएगी तो डेड हो के जो रीग्रोथ है वो नहीं होगी आपकी। बाल मोटे से पतला होता जाएगा, हीट कर 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 के बाल पतला हो जाएगा। पतले होने की सूरत में एक टाइम आएगा कि आपके क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे।